चंदन जी की गिनती धनी व्यक्तियों की श्रेणी में होती थी। अच्छा खासा धन था जो 2-3 पीढ़ियों के आराम से गुजर बसर के लिए काफ़ी समझा जा सकता था। कई वर्ष से व्यापार में आमदनी कम होने लगी और कुछ नुकसान भी हो गया था। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण जमा पूंजी भी समाप्त हो गई। कर्ज के मकड़ जाल में फंसने पर संपत्ति बिकने लगी। बड़ी कोठी से छोटे से मकान में आ गए। आर्थिक तंगी के कारण दोनों बच्चों सूरज और सरिता की पढ़ाई भी छूट गई। घर खर्च में मुश्किल होने लगा, लेकिन चिंता से कुछ हासिल नहीं होता। रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पे राखी बांधने चंपा देवी भाइयों के पास दिल्ली में ना जा सकी। न जाने का सीधा कारण धन की कमी। किससे मदद मांगे? जो राजा की तरह रहते थे आज किसी के सामने हाथ फैलाते शर्म आने लगी। अपनी दरिद्रता को आखिरी लहमे तक छुपाने की भस्म कोशिश की, लेकिन दुनिया सब जान जाती है। चंपा के मायके में भी बातें होने लगी कि हालात सही नहीं हैं। चंपा के 3 भाई इंदर, सुंदर और राजिंदर बहन चंपा के पास हालात का जायजा लेने पहुँचे तो यकीन न कर सके कि इतनी जल्दी हालात बदल सकते हैं। 5-7 महीने पहले तो बहन से मिल कर गए थे और आज तो मकान तक बिक गया। भाई के आगे चंपा रो पड़ी। जीजा चंदन मुंह से तो कुछ बोल नहीं सका, लेकिन मुरझाए चेहरे के साथ आंखें अपने आप सब कुछ बोल गई। भाइयों ने यह निर्णय लिया कि सूरज मामाओं के साथ दिल्ली चला जाए और नौकरी करे। मकान बेचकर सरिता का विवाह कर दिया जाए। बिना काम धंधे के थोड़ी जमा पूंजी भी कभी साफ हो सकती है। इसलिए चंदन जी और चंपा देवी सूरज के साथ दिल्ली रहे। इंदर मामा ने सूरज को एक प्राइवेट कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। सहारनपुर का मकान बेचकर सब दिल्ली रहने आ गए। एक बड़ी हवेली के बाद छोटी मकान और अब सिर्फ एक छोटा सा कमरा जहां 4 जनों के परिवारों ने रहना भी है और एक कोने में रसोई भी बनानी है। सरिता की विवाह की बात चली। एक बार सरिता ने कहा कि विवाह में जल्दी ना करें, वह पढ़ना चाहती है। अपने माँ बाप की आर्थिक स्थिति देखो, जागीर बिक गई। किराए के छोटे से कमरे में सुबह बैठक बनती है और रात को बिस्तर, रसोई तो सूरज की तनख्वाह से चल जाएगी। पढ़ाई और दूसरे खर्च की मत सोच। जो मकान बेचकर रकम मिलेगी चुपचाप शादी कर लें ताकि माँ बाप की एक समस्या का तो हल हो। इंदर, सुंदर और राजिंदर तीनों मामा की इतनी बात सुनकर सरिता सामने अधिक कुछ बोल ना पाई। लड़का हमने देख लिया है, आज शाम को देखने आ रहे हैं। बहना, लड़का हमें पसंद है। अगर उसे सरिता पसंद आए तो ना नुकुर मत करना, बात तय समझो। लड़का करता क्या है? चंदन जी ने इतना पूछने पर राजिंदर थोड़ा नाराज सा लगा। लड़का मोटर मैकेनिक है। चंपा का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या मैकेनिक? बहना, आपकी स्थिति तो देखो। अमीर घराने के सपने छोड़ दो। जेब में कुछ माल पानी हो तो इस तरफ सोचना। सड़क छाप मैकेनिक नहीं है, वर्कशॉप में काम करता है। 2 वक्त की रोटी आराम से कमाता है। लड़की भूखी नहीं रहेगी। राजिंदर के तेवर गर्म थे। चंदन जी ने चंपा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लड़का देख लेते हैं। शाम के समय समीर नाम का लड़का परिवार समेत सरिता को देखने आया। समीर सीधे वर्कशॉप से आया था, इसलिए उसके हुलिये को देखकर चंपा निराश हो गई। चंपा के लटके मुंह को देखकर राजिंदर ने कहा, बहना, इसको कहते हैं काम की लगन। सीधे वर्कशॉप से आ गया। चाहता तो सज धज के भी आ सकता था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? काम करेगा तभी चूल्हा जलेगा। लड़के की लगन देख बहना। भाई साहब, हमें लड़का पसंद है, आप कहें तो मुंह मीठा किया जाए। बेचारी चंपा और सरिता सिर झुकाए बैठी रहीं और राजिंदर ने रिश्ता पक्का कर दिया। रात को खाने के समय चंपा ने पति से जिक्र किया, अपनी लड़की एक मैकेनिक को देने को दिल नहीं मान रहा है। मजबूरी किसी को ना दिखाए। 1 महीने बाद सरिता का समीर के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद चंदन जी और चंपा देवी यह सोचकर संतोष कर गए कि दामाद मेहनती और कमाऊ है। आज वर्कशॉप में मैकेनिक है, कल खुद की वर्कशॉप भी खोल सकता है। 4 महीने बाद सुबह समीर के वर्कशॉप जाने के समय सरिता ने कहा, आज मैं मम्मी के पास जाऊंगी, आप शाम को वहीं आ जाना।
रात को खाने के बाद वापस आएंगे। शाम को समीर वर्कशॉप से सीधा ससुराल पहुंचा। चंपा देवी ने दामाद समीर का स्वागत किया। समीर को छोटे से कमरे में सरिता नजर नहीं आई तो सास चंपा देवी से प्रश्न किया, सरिता नजर नहीं आ रही है, कहीं बाहर गई है क्या? सरिता तो आज नहीं आई। सुबह मुझसे कहा था कि यहाँ आएगी और रात को खाना खाकर वापस जाएंगे। शायद प्रोग्राम बदल गया होगा। हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे बैठो, नाश्ता करके चले जाना। समीर ने चाय नाश्ता करके घर के लिए प्रस्थान किया। सरिता घर पर भी नहीं थी। माँ से पूछा तो मालूम हुआ कि सरिता तो सुबह समीर के वर्कशॉप जाने के कुछ समय बाद ही घर से यह कहकर चली गई थी कि माँ के घर जा रही है। वहाँ तो है नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मुझे कहा था कि माँ के घर जाऊँगी, शाम को वहीं आना, रात का खाना खाकर वापस आएंगे। यहाँ नहीं है, वहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ गई? किसी आशंका के डर से समीर ने सूरज को फ़ोन पर बात बताई। सूरज ने अपने मामाओं को फ़ोन किया और थोड़ी देर में परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो गए। सलाह मशविरे के बाद सभी जन आपस पड़ोस और रिश्तेदारों बिरादरी से संपर्क करके सरिता की खैरियत पूछने लगे। हर तरफ से निराशा हाथ लगी। दुर्घटना को मद्देनज़र सभी अस्पताल छान मारे। हर तरफ से निराशा हाथ लगी। सभी चिंतित कि आखिर सरिता कहाँ है। पूरी रात छानबीन होती रही। सुबह थकान से चूर सभी सदस्य एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि क्या किया जाए। सरिता का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। पिता की सलाह पर सूरज मामा राजिंदर के साथ सहारनपुर भी चक्कर लगाया। वहाँ सभी परिचितों, सगे संबंधियों और सहेलियों से मिलने के बाद भी निराशा हाथ लगी। अब पुलिस थाने के अलावा कोई और चारा न था। पुलिस ने पूरी जानकारी प्राप्त की। सिपाही रामपाल ने समीर को संबोधित करते हुए कहा, आपकी पत्नी कहाँ गई? आपको सब कुछ बता दिया, हमें कुछ नहीं पता कि वह कहाँ गई या अपहरण हो गया। अपहरण की बात तो भूल जा, जब किसी ने फिरौती की मांग नहीं की तब मेरी बात गाढ़ बांध ले। अपहरण कोई नहीं हुआ है। और बोल। मामा राजिंदर बीच में बात काटते हुए बोला, मर भी सकती है, कोई मर्डर भी कर सकता है। देखो, मामला गंभीर है, लड़की गायब है, कहाँ गई होगी, कहीं भाग तो नहीं गई? सच सच बताओ, कोई इश्क विस्क का मामला तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारी लड़की ऐसी नहीं है, चंपा देवी ने रोते रोते कहा। सब लोग एक बात सुन लो, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। घर जाकर विलाप करना। 2 घंटे हो गए हैं यहाँ आए, सिवाय रोने धोने के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे। हमारा टाइम खराब कर रहे हो। कभी एक रोता तो कभी दूसरा शुरू हो जाता है। पहले घर जाकर रोना धोना कर लो, फिर यहाँ आना। रामपाल के इतना कहने पर मामा राजिंदर गर्म हो गया। लगता है बड़े अफसर से बात करनी होगी। मामा जी, इतने उत्तेजित होने की बात नहीं है। थाने में इस समय सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे से बड़े कल मिलेंगे। आज तहकीकात में गए हुए हैं। चलो चलो, फिर कल आएंगे। कोई फ़ायदा नहीं यहाँ टाइम खराब करने से, राजिंदर ने कहा। शौक से जो दिल कहे करिए, लेकिन अपनी लड़की के बारे में सच सच बताओ। चलो ठीक है, माँ बाप तो बताएंगे नहीं, पति से पूछ लेता हूँ। समीर, तुम बताओ, तुम्हारी बीवी का चरित्र कैसा था? कोई शक की गुंजाइश थी? कभी शक हुआ हो कि शादी से पहले कोई चक्कर रहा हो? ऐसा कुछ नहीं लगता, समीर ने कहा। तो मामा राजिंदर तैस में आ गया। लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, जब हमारी लड़की गऊ है। जिस खूंटे बांध दिया, मतलब ही नहीं कि कहीं और नजर आए। यहाँ तो चरित्र हनन हो रहा है। चलो जीजा, कल बड़े अफसर से मिलना होगा। मंझले मामा सुंदर के एक दोस्त की पुलिस मुख्यालय में जान पहचान निकल आई। उस बड़े अफसर के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गुमशुदा की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू हुई। समीर के परिवार के हर सदस्य को अलग अलग बुलाकर छानबीन की, लेकिन सरिता कहाँ गई किसी को नहीं मालूम था। नतीजा कुछ भी नहीं निकला। पुलिस मुख्यालय के दबाव के बाद थाने में समीर के समस्त परिवार को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की, लेकिन सच्चाई यह थी कि किसी को सरिता के बारे में कुछ नहीं मालूम था। रामपाल ने समीर की पिटाई शुरू कर दी। सख्ती से पूछा,
बता, बीवी को कहाँ रखा है? नहीं मालूम साहब। बता साले, कहकर और अधिक पिटाई कर दी। लेकिन निर्दोष समीर को कुछ नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी सरिता कहाँ है। ऐसे नहीं बताएगा, मोटी चमड़ी का है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूँगा तभी बताएगा। और पलटकर समीर के बाप की पिटाई कर दी। समीर की माँ ने निर्दोष पति और बेटे को पीटता देखकर रामपाल के पैर पकड़ लिए। साहब जी, हम निर्दोष हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? ऐसे बात नहीं बनेगी। महिला कांस्टेबल से समीर की माँ की भी पिटाई करवा दी। देर रात को जब काफ़ी पिटाई के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तब वापस घर भेज दिया। अगले दिन राजेंद्र ने SHO रणबीर को 3rd डिग्री के लिए कहा। थाने बुलाकर समीर और उसके माँ बाप पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर लिया। नतीजा कुछ नहीं निकला। तो रात के समय रामपाल ने SHO रणबीर से अनुरोध किया कि लड़के वाले निर्दोष लगते हैं, इतनी पिटाई के बाद तो भूत भी उगल देते। कहानी कुछ और लगती है, कहीं लड़की भाग तो नहीं गई? ऐसे कर छोड़ दे, कुछ दिन तक इन पर सिर्फ निगरानी रख, लेकिन ध्यान रहे ढील मत देना। मुख्यालय से दबाव है, केस पर पूरी नज़र रखनी है। आप ठीक कहते हैं जनाब, नज़र पूरी रखूँगा, लेकिन मेरा पुलिस में 20 साल का अनुभव यह कहता है कि लड़के वाले निर्दोष हैं, लड़की भाग गई होगी। हो सकता है, नज़र पूरी रखो। समीर की नौकरी पुलिस के चक्कर में छूट गई। माँ बाप अलग परेशान होकर समीर घर छोड़कर अपने एक दोस्त के घर चला गया और उसके माँ बाप दूसरे शहर किसी रिश्तेदार के घर रहने चले गए। घर पर ताला। न्यूज़ चैनल पुलिस की बुराई करने लगे और नकारा घोषित कर दिया। न्यूज़ चैनलों से परेशान पुलिस भी, लेकिन करे तो क्या करे। रामपाल ने समीर से संपर्क किया। पुलिस को देखकर समीर कांपने लगा। रामपाल ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे डर मत, सच बता। मैं कुछ नहीं जानता, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं मान सकता हूँ, लेकिन लड़की है कहाँ? यह बात गंभीर है और परेशान कर रही है। सबसे अधिक परेशानी न्यूज़ चैनलों से है। अब तो मंत्री भी केस की रिपोर्ट मांग रहे हैं। हमारी पोजीशन बहुत ही खराब है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हो। अगर मंत्रालय से सख्ती हुई तो न चाहते हुए भी तुम सबको अंदर करना पड़ेगा। रामपाल चेतावनी देकर चला गया। आज सरिता को गायब हुए 1 महीना हो गया। सूरज ऑफिस में काम कर रहा था। उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर अनजान नंबर था। हेलो भैया। इतना सुनते ही सूरज कुर्सी से उछल पड़ा। सरिता कहाँ है? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, घर में सब ठीक है ना? ठीक कहाँ से होंगे, तेरे जाने के बाद कुछ भी ठीक नहीं है। तू अपना बता, कहाँ है? मैं ठीक हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी, कोई चिंता की बात नहीं है। फ़ोन सुनने के बाद सूरज ने तुरंत सबको सूचित किया। सभी परिवार के सदस्य खुशी की लहर में झूम जाते हैं कि सरिता सही सलामत है, लेकिन क्यों गई और कहाँ गई, यह अभी भी रहस्य बना था। पुलिस ने फ़ोन नंबर ट्रेस करवाया। जिस नंबर से फ़ोन आया था वह हरिद्वार के एक PCO का था। पुलिस टीम के साथ चंदन, राजेंद्र और सूरज रात को ही टैक्सी से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। पाँव फटने से पहले ही हरिद्वार पहुंचकर उस टेलीफोन बूथ के पास डेरा लगाया जहां से सरिता ने फ़ोन किया था। बूथ एक बड़ी सी धर्मशाला भाटिया भवन के मैग्नेट से सटी दुकान बद्री टी स्टॉल के अंदर था। पुलिस सादे लिबास में थी ताकि कोई पहचान न सके। टी स्टॉल बंद था। कड़कती आवाज़ में रामपाल ने सरिता की फ़ोटो दिखाते हुए पूछा, लड़की कहाँ है? रणबीर ने रिवॉल्वर बद्री की कमर से सटा दी। कमर से सटी रिवॉल्वर और कड़कती आवाज़ के साथ सर्दी में बद्री चाय वाला के पसीने छूट गए। कांपती आवाज़ में धीरे से बोल सका, कौन सी लड़की? आंखें खोलकर ध्यान से फिर देख ले लड़की की फ़ोटो। आप कौन? पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही कांपते हुए बोला, मेरे घर में कमरा किराए पर ले रखा है, चल घर। 2 मिनट बाद एक गली में घर की कुंडी खटखटाई। भाग्यवान, दरवाज़ा खोल। बद्री की पत्नी ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, क्या बात हो गई, वापस क्यों आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? मरवा दिया उसने, कल ही कह रहा था निकाल बाहर कर उसे। अब जान बच गए तो गनीमत समझ। रामपाल ने
रिवॉल्वर बद्री के घर वाली पर तान दी। वह तो रिवॉल्वर एक गस खाकर गिर गई। माफ़ कर दो, जान बख्श दो हमारी, हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। हमने तो उसे किराए पर कमरा दे रखा है। हमें तो पिछले हफ्ते ही मालूम हुआ कि पुलिस में मामला दर्ज है। वो तो अपने मर्द के साथ 1 महीने से किराए पर रह रही है। न्यूज़ चैनल में खबर आई तो मालूम हुआ। हमें तो उसने कहा था शादीशुदा है, मर्द उसका ऑटो चलाता है, नई शादी है। हमें शक कैसे होता जब कल बूथ से फ़ोन आया कि तब हमें मालूम हुआ। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर में एक युवक ने अलसाई हालत आधी नींद से जागकर दरवाज़ा खोलकर सबको देखकर घबरा गया। कौन? इतने में रामपाल अंदर गया। राजेंद्र जी देख लो, लड़की यही है ना, सही सलामत। सरिता तब तक जाग चुकी थी। सूरज के गले मिलकर रो बैठी। भैया कैसी है मेरी बेटी? चंदन जी ने बेटी को गले लगाया। तू ठीक तो है ना? हाँ पापा। ये लड़का कौन है? पिता ने सरिता से पूछा। पापा ये सागर है, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मैंने सागर से शादी कर ली है। क्या? उधर कमरे में रामपाल और रणबीर समझ चुके थे कि यह सब प्यार का चक्कर है। सरिता को संबोधित करते हुए कहा, कपड़े बदल कर नीचे आ जा, दिल्ली चलना है, शेष कार्यवाही वहीं होगी। फिर रणबीर को संबोधित करते बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि प्यार श्यार का मामला है। उस निर्दोष समीर पर 3rd डिग्री करवा दी। कभी उसने मक्खी तक नहीं मारी होगी। राजेंद्र बाबू, आपने तो मर्डर तक का सोच लिया था। हमें क्या मालूम था कि अपना सिक्का खोटा निकलेगा। फिर जीजा पर बरस पड़ा। जीजे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ऊपर तक पहुंच निकाली थी, नाक कटवा दी। लड़की संभाल नहीं सका। शादी से पहले पूछ तो लेता। भरी आंखों से चंदन जी इतना ही कह सके कि तुमने और चंपा ने मौका ही कहाँ दिया। मुझे याद है सरिता ने कहा था शादी में जल्दी ना करो, लेकिन ज़बरदस्ती हाँ करवाई थी। कुछ देर तक जब सरिता नीचे नहीं आई तो रामपाल ने कहा, अरे लड़की को जल्दी लाओ, वापस भी जाना है। खोदा पहाड़ निकली मरी हुई चूहिया। पूरी तैयारी करके आए थे, किसी गैंग के साथ मुठभेड़ होगी। यहाँ क्या बोलूँ आपको, ऊपर की सिफारिश ना होती। चलो छोड़ो, अब जल्दी करो। सरिता ने 2 टूक जाने से मना कर दिया। भैया मैं वापस दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं सागर के साथ ही रहूंगी। हमने विवाह भी कर लिया है, एक होते हुए दूसरा विवाह वर्जित है, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज की आवाज़ में तेजी थी। सुनकर सभी ऊपर कमरे में आ गए। मैं कुछ नहीं जानती, समीर से विवाह मेरी इच्छा से नहीं हुआ। राजेंद्र मामा के साथ माँ ने दबाव डाला था, वहाँ मेरा दम घुटता है। मैंने मना भी किया था, लेकिन सभी इस बात पर तुले थे कि कहीं मकान बेचने पर जो रकम मिली थी, पापा अगर संभाल ना पाए तो क्या होगा। उससे पहले मेरी शादी आनन फानन में कर दी। मैं किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? राजेंद्र ने सरिता का हाथ पकड़कर उठाया। सरिता रो पड़ी। मामा अगर ज़बरदस्ती करोगे तो आत्महत्या कर लूँगी, अब नहीं सहूँगी। पिता ने बेटी की बात सुनकर हाथ जोड़कर रणबीर और रामपाल से विनती की, सरकार मैं कानून नहीं जानता, अगर सरिता नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती ना कर। लड़की ने कुछ कर लिया तो फिर क्या करेंगी? मैं उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट वापस लेने को तैयार हूँ। लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो, वह अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी जी लेंगे। आप मुझे जो सज़ा देना चाहे मैं स्वीकार करता हूँ। सरिता की जिद और पिता के अनुरोध के बाद सब बिना सरिता के बेरंग वापिस आ गए। चंदन जी का मन आत्मग्लानि से भर गया कि एक निर्दोष को पिटवा दिया और बिना किसी कसूर के 3rd डिग्री का इस्तेमाल करवा दिया। दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त हो गई। मनमोहन भाटिया जी द्वारा लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।